हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस नेवर बिफोर सेशन जिसमें हम एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। देखो, ये एक ऐसी चीज होने वाली है जो अभी तक ना हमने करी है ना कहीं और हो रही है। राइट नाउ सी, अंडरस्टैंड वेरी वेल कि ये जो रिवीजन है ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत तगड़ा रिवीजन है। कहने का मतलब, हमने कई बार आपसे कहा है रेडी रेक्टर्स बनाओ, इंडेक्स नोट्स बनाओ, जल्दी जल्दी रिवाइज करो, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन दैट जल्दी वाला रिवीजन। वो कहते हैं हमें जल्दी रिवाइज करने में भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। आई एम हियर टू शो यू कि उसको जल्दी कैसे करना है। फेयर इनफ। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। मैं जब क्लास में ये पढ़ाता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो मुझे 3-3 घंटे की लगभग 20 से 25 क्लासें लगती हैं। राइट, अगर मैं क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूं, रैपिड रिवीजन करवाता हूं, तो रैपिड रिवीजन में भी मैं करीब करीब 5-5.5 घंटे पढ़ाता हूं, तब जाकर के पूरा एक्ट कवर होता है। बट रैपिड रिवीजन भी काफी डिटेल्ड होता है। हम यहां अल्ट्रा रैपिड रिवीजन की बात कर रहे हैं, बुलेट रिवीजन की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास सिर्फ 15-20 मिनट या आधा घंटा है रिवाइज करने के लिए, तो हम मेजर मेजर पार्ट्स कैसे रिवाइज करेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि इसमें हम डेप्थ में जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे, समझेंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत फास्ट रिवीजन है। अगर आपने इस एक्ट को अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लिए एक ट्रेलर का काम करेगा। इसको देख करके आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें पढ़नी है, क्या छोड़नी है और कैसे पढ़नी है, क्या ध्यान देना है, कौन से केसेस रिलेवेंट है और क्या छोड़ सकते हैं। और अगर आप पूरा पढ़ चुके हो, एक आध बार रिवीजन कर चुके हो और आप स्ट्रगल करते हो कि मैं शॉर्ट में रिवीजन नहीं कर पाता, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल है। राइट नाउ सी, वी स्टार्ट विद दिस। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे जरूरी डेट है हमारी 1 सितंबर 1872, जब ये एक्ट लागू हुआ था। दिस एज आई सेड इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट बट अ सप्लीमेंट। नाउ सी, the act in itself is divided into two parts: general principles and special kinds of contract. General principle यानी सेक्शन 1 to 75, जिसको फर्दर हिस्सों में डिवाइड किया है 1 to 36 एंड 37 to 75। 1 to 36 में बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, 37 to 75 में बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है। ऑलराइट, देन द सेकंड पार्ट 124 to 238 इज स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन एज आई सेड 124 to 238 में है। इसमें इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये 5 चीजें डिस्कस की गई हैं। एक और चीज समझिए कि जो सेकंड वाला पार्ट है, इसका वेटेज रिलेटिवली काफी कम रहता है एज फार एज एग्जामिनेशंस आर कंसर्न, एंड ये वाला जो पार्ट है इसका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है एज फार एज एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। तो आज के इस वीडियो में हम 1 to 75 पर ही जोर देंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आप 10 से 15 मिनट में आराम से कर लोगे। ठीक है, 1 से 75 हमें कैसे जल्दी करना है उसको शुरू करेंगे। ऑलराइट, रेडी सारे? देखो, 3 सवा 3 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया कि ये वीडियो क्या होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। चलो, वी स्टार्ट विद प्रपोजल। प्रपोजल में क्या क्या जरूरी चीजें हैं? देखो, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, बताने की जरूरत नहीं, याद रखने की भी जरूरत नहीं। कुल इसमें जरूरी चीजें 4 हैं। पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होगा? कम्युनिकेशन में हमें खुद से 4 सवाल पूछने हैं। कम्युनिकेशन कौन करेगा? या तो आप स्वयं करेंगे या फिर आपका एक ड्यूली ऑथराइज एजेंट करेगा। किसको किया जाएगा? या तो जिसको करने का इंटेंशन है या उसका ड्यूली ऑथराइज एजेंट। तीसरा, कब कंप्लीट होगा? कंप्लीट तब होगा जब सामने वाले के नॉलेज में आ जाए। राइट, प्रपोजल तब कंप्लीट होगा जब सामने वाले की नॉलेज में आ जाए। इसमें बहुत अच्छा केस है लालमन शुक्ला गौरी दत्त का, मिसिंग नेफ्यू वाला केस है कि बंदे को पता नहीं था इसलिए उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ। देन कमिंग टू हाउ इज इट रिवोक्ड। रिवोक करने के लिए सेक्शन 6 में ग्राउंड्स दे रखे हैं। डेथ हो गई पार्टी की, हमने नोटिस देके रिवोक कर दिया, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट है, टाइम लैप्स हो गया, या फिर राइट। सो नो अनड्यू टर्म्स। सेकंड इज नो अनड्यू टर्म्स। नो अनड्यू टर्म्स का मतलब हम कोई भी ऐसी चीज नहीं डाल सकते किसी व्यक्ति के ऊपर कि उसके ऊपर रिजेक्ट करने की जिम्मेदारी आ जाए या फिर वो एक बहुत ही गलत स्थिति में फंस जाए। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी इज रेड विद सेक्शन नंबर 29। सेक्शन 29 में इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, सर्टेन एंड केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। सर्टेन का मतलब है जो हमें पता है, केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन का मतलब है कि जिसको कैलकुलेट, मेजर, पूछ के या किसी और तरीके से कंफर्म किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं कहीं पर जाता हूं और कहता हूं भाई साहब मुझे आपका सामान चाहिए, आपका ये पूरा जितना भी सामान है ये आप कितने में दोगे, उसको वो अगर मेजर करके बता सकता है कितने में दूंगा, तो फिर वो केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन है। अगर वो कहता है कि मैं 10-20 रुपए में दे दूंगा, तो 10-20 इज अनसर्टेन और वो इन दोनों में फॉल नहीं करेगा। इट वुड नॉट बी अ वैलिड प्रपोजल। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द
नेक्स्ट पार्ट दैट इज लीगल इंटेंशन। लीगल इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। इसके दो टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव टेस्ट को आज की तारीख में डिस्क्रेडिट कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट को माना जाता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब यह है कि एक अन्य व्यक्ति, एक तीसरा पर्सन, एक बाहरी व्यक्ति इस परिस्थिति को देख करके क्या कहेगा, इसमें लीगल इंटेंशन था या नहीं था। क्योंकि कई परिस्थितियों में कॉन्ट्रैक्ट तो हम डेली बेसिस पे करते हैं। अगर मैं किसी व्यक्ति से कहता हूं कि चलो हमारे साथ में चलो कहीं पर खा पी करके आते हैं, तो वो भी तो एक तरीके का अग्रीमेंट ही है, लेकिन वो एक सोशल अरेंजमेंट है, उसको लेकर के हम कोर्ट नहीं जा सकते। लीगल इंटेंशन का पूरा आशय ये है कि क्या हम इस मामले में पूरा ना होने पर, वादा पूरा ना होने पर कोर्ट जा सकते हैं या नहीं। इसको लेकर के दो जरूरी केस हैं, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर, मेरिट वर्सेस मेरिट, जोन्स वर्सेस पैटरबर्टन। बहुत सारे केसेस हैं, पर मैंने दो केस यहां पर लिखे हैं। ये दो केस भी अगर आपको याद है तो आपका काम चल जाएगा। कमिंग टू द काइंड्स ऑफ ऑफर्स। अच्छा, प्रपोजल की परिभाषा तो बताने की आपको जरूरत नहीं है ना, राइट? वो मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे कि when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with an intention of obtaining the assent of that other person is known as proposal, right? And similarly acceptance है, सामने वाला व्यक्ति जब अपनी assent दे दे तो हम उसको कहते हैं कि इसने accept कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ ऑफर्स। काइंड्स ऑफ ऑफर्स हमारे ये सारे काइंड्स के होते हैं। पहला है ओपन या जनरल ऑफर। ओपन या जनरल ऑफर कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है। देखो, इट इज ओपन फॉर द जनरल पब्लिक, राइट? हर व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेंस सेपरेटली कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। प्रपोजल भी सेपरेटली कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट अ सेकेंड। प्रपोजल भी सेपरेटली कम्युनिकेट करने की जरूरत इसमें नहीं होती है। इनफैक्ट अगर उसमें कुछ कंडीशंस दी हैं और वो कंडीशंस आप कर पाते हो तो उसको अपने आप में एक एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। इसका सबसे लैंडमार्क केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, जिसमें एक व्यक्ति से कहा गया था, या जिसमें एक अनाउंसमेंट किया गया था कि हमारी दवाई लेने के बाद आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और इस व्यक्ति को हो गया था। और इसने जाकर के जब कहा कि भाई मुझे दवाई चाहिए, उन्होंने 50 तरीके के बहाने बनाए, लेकिन कोर्ट ने इस व्यक्ति के फेवर में फैसला दिया कि भाई देखो, वादा किया था, निभाना पड़ेगा। ये अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, पैक्टा सन्ट सर्वेंटा, अग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक व्यक्ति या एक क्लास ऑफ पर्संस को दिए जाते हैं, राइट? या तो आपको, या फिर इस ऑफिस के लोगों को, या इस स्कूल के लोगों को, वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑफर्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। थर्ड इज क्रॉस ऑफर। ये जैसा मैंने बनाया है, एक व्यक्ति ने एक ऑफर भेजा यहां से, दूसरे ने भेजा यहां से। ऑफर्स का आइडेंटिकल होना जरूरी है, एक दूसरे को रास्ते में क्रॉस करते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर इज मोर लाइक अ बार्गेन, जिसको हम कहते हैं, राइट? इसमें क्या होता है, एक ऑफर आता है, उसको रिजेक्ट करके एक नया ऑफर दिया जाता है। तो सवाल आएगा तो क्या कहोगे? रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग अ न्यू ऑफर इंस्टेड ऑफ द ओल्ड वन इज कॉल्ड अ काउंटर ऑफर। देन कमिंग टू स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर वो ऑफर होता है जो एक लंबे पीरियड तक स्टैंड करता है, कंटिन्यूइंग नेचर का ऑफर होता है, इसकी एंड डेट डिस्क्राइब नहीं होती, या शॉर्ट लिव्ड ये ऑफर नहीं होता। देन कमिंग टू इनविटेशन टू एन ऑफर। इनविटेशन टू एन ऑफर इज नॉट प्रॉपरली एन ऑफर, राइट? इसमें एक इनविटेशन होता है कि आप आकर के हमें ऑफर दो। जैसे कि मेन्यू में 50 चीजें लिखी हैं, वो 50 चीजें बेचने का ऑफर नहीं है। आपको इनवाइट किया है कि इन चीजों में से आप हमें ऑफर दो कि आपको क्या खरीदना है, राइट? सिमिलरली बैंकर्स कैटलॉग का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस में रेट लिस्ट लिखी रहती है, उसका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हैं। इसमें बहुत फेमस केस है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। ऑलराइट, इस केस में ये कहा गया था कि भाई दवाई ले जाकर के आदमी ने कैश काउंटर पर रखी और उसने कहा कि दिस इज नॉट फॉर सेल। आप अगर नॉट फॉर सेल है तो रखे क्यों है? इस बात को लेकर के वो व्यक्ति कोर्ट तक गया और कोर्ट ने कहा भाई सिर्फ रखे रहने से वो चीज बिकाऊ नहीं हो जाती, खरीदने का आपका अधिकार नहीं हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हमारा थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक हो जाता है। इसमें एक स्टेटमेंट है जो हमें याद रखना जरूरी है, दैट इज बाय लॉर्ड एंसन, जिसमें लाइटेड मैचस्टिक का एग्जांपल दिया था। एक्सेप्टेंस टू अ प्रपोजल इज व्हाट अ लाइटेड मैचस्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ये चीज कही गई थी कि एक बार जैसे एक्सेप्टेंस लग गई तो उसके बाद में उसको प्रपोजल को प्रॉमिस बनने से रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। द रिएक्शन इज वेरी क्विक, राइट? इसमें भी कम्युनिकेशन हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी एसेंशियल है। कम्युनिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का हमेशा ध्यान रखना, एक्सप्रेस का मतलब होता है जहां शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, इंप्लाइड मतलब जहां शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो। कंडीशन, कंसिडरेशन, इसमें आगे मैंने दो शब्द लिखे हैं, कंडीशन परफॉर्म करके या कंसिडरेशन एक्सेप्ट करके। आप मेरी दुकान पर आते हो, चिप्स का पैकेट मुझे दिखाते हो और 10 रुपए मेरे आगे करते हो। अगर मैंने 10 रुपए ले लिए, कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया है उसको बेचने के लिए। ऑलराइट, कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है, लेटर्स, फोन्स, हो तो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, पर जनरल जो नोन है वो ये है। लेटर के माध्यम से ये देखिए, ऑफर पहुंचता है जब सामने वाले व्यक्ति को, तब ऑफर कम्युनिकेट होता है।
पार्टीज कब बाउंड होंगी? एक्सेप्टेंस में। इसने जब क्या लिखा है, बाउंड व्हेन द लेटर इज एट पोस्ट ऑफिस, जब एक्सेप्टेंस पोस्ट ऑफिस पे पहुंच गया तो ए बाउंड हो जाता है। और बाउंड व्हेन द लेटर रीचेस, जब ए को लेटर मिल गया तब बी बाउंड हो जाता है। अगर लेटर कभी पहुंचा ही नहीं, पोस्ट ऑफिस ने उसको घुमा दिया या फट गया या जल गया, तो ऐसी स्थिति में ए तो बाउंड रहता ही है, बी रिवोक कर सकता है, बी के पास रिवोक करने की पूरी पावर रहती है। ऑलराइट, बाय फोन कब होता है? बाय फोन तब होता है जब सामने वाले व्यक्ति के नॉलेज में आ जाए। एंड इसके लिए दो इंपॉर्टेंट केस है, एंटोरस और दूसरा है भगवान दास गोवर्धन दास केडिया। ऑलराइट, नाउ एक्सेप्टेंस हैज टू बी एब्सोल्यूट एंड सॉरी, कम्युनिकेशन में पाउल वर्सेस ली भी एक बहुत जरूरी केस है, विलेज हेडमास्टर केस है, जिसमें ये कहा गया था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वही करेगा जो कम्युनिकेट करने के लिए या तो अधिकृत है या फिर जो व्यक्ति आपको ऑफर या फिर जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है, सिर्फ उसी के पास अधिकार है। कोई अन्य व्यक्ति आकर के कम्युनिकेट करे तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। देन नेक्स्ट पार्ट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं जोड़ी गई है और एज इट इज उस ऑफर को एक्सेप्ट किया गया है, और इसीलिए इसको मिरर इमेज रूल भी कहा जाता है। मिरर इमेज रूल यानी जैसा ऑफर है वैसा का वैसा एक्सेप्टेंस है, आप उसको एक मिरर इमेज के तौर पर देख सकते हो, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिस्क्राइब मैनर। प्रिस्क्राइब मैनर भी सेक्शन 7 में दिया है। ये कहा है कि आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, भाई मुझे इसी तरीके से एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रिजेक्ट करके इंसिस्ट करो कि नहीं उसी तरीके से भेजिए, या फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं साइलेंटली। अगर आप कोई जवाब नहीं भी देते हैं तो भी माना जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है उस एक्सेप्टेंस को। कमिंग टू द थर्ड पार्ट इज कंसिडरेशन। Consideration is defined under section 2D, one of the very important provisions of the Indian Contract Act. When at the desire of the promisor, promisee or any other person has done or abstained from doing something, does or abstain from doing something, promises to do or abstain from doing something, such act, abstinence or promise is known as consideration. Right now, इसमें essentials क्या है? Desire of the promisor, promisee or any other person, past, present, future, real and not illusory, need not be valuable but should have some value. इसमें हम लोगों ने बहुत सारा इंटरलिंकिंग करी है, राइट? इसमें हमने बहुत सारा इधर उधर से जोड़ा है क्योंकि इनको रिलेट करके पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाउ डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। अगर आपको केस ध्यान हो, कलेक्टर ने ठेकेदार को कहा था बिल्डिंग बनाने के लिए और उसमें एक व्यक्ति ने दुकान खरीद ली थी, राइट? वो वाला केस यहाँ पर हमारे लिए रिलेवेंट है। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन का मतलब है कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट केस इसमें आता है चिन्नैया वर्सेस रमैया का। नेक्स्ट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसमें मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रियल एंड नॉट इल्यूजरी, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, दैट कैन नॉट बी अ सफिशिएंट कंसिडरेशन। देन नीड नॉट बी वैल्यूएबल बट शुड हैव सम काइंड ऑफ वैल्यू, दैट इज अंडर सेक्शन 25। इसको हम देखते हैं। सेक्शन 25 हमें क्या कहता है? सेक्शन 25 हमें कहता है कि भाई कंसिडरेशन नहीं है तो अग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। एनी अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। उसके फिर नीचे एक्सेप्शन दिया। एक्सेप्शन क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये नियर रिलेशन की पार्टीज के बीच में होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें बहुत फेमस केस है राजलू की देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, जिसमें सेपरेट होने के लिए इन्होंने एक रिटर्न रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लिया था और उसको नेचुरल लव एंड अफेक्शन पर बेस करने की कोशिश की थी। हाउएवर वहां कोई भी लव एंड अफेक्शन था ही नहीं, इसलिए उसको वैलिडेट नहीं किया गया था। दिन पास्ट वॉलंटरी सर्विस, अगर पास्ट में वॉलंटरली एज द नेम सजेस्ट मैंने आपके लिए कुछ किया है तो आप मेरे लिए, आपकी जगह कोई और नहीं, मेरी जगह कोई और नहीं, मैंने आपके लिए पास्ट में वॉलंटरली कुछ किया है, आप उसके बदले मेरे लिए फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, मैं कोई मना ही नहीं करूंगा। दिन टाइम बाद डेट, अगर कोई भी ऐसा उधार है जो पहले दिया जाना था उसका लिमिटेशन निकल चुका है, अब आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, तो भी हम अग्रीमेंट कर सकते हैं कि उस पुराने उधार को अब चुकाया जावे। गिफ्ट के केसेस में भी इट्स एन एक्सेप्शन, गिफ्ट है, राइट? 150 and 185, 150 is gratuitous bailments, उसमें मेंशन भर है, बहुत डिस्कस डिटेल में नहीं किया गया है। 185 क्लियरली बोलता है कि एजेंसी के लिए किसी भी तरीके का कंसिडरेशन आवश्यक नहीं है, दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को लॉफुल भी होना चाहिए। लॉफुल के संदर्भ में हम सेक्शन 23 देखते हैं कि फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, इंजरी टू पर्सन प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए एंड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। देखो फॉरबिडन बाय लॉ यानी जिसको सीधे सीधे लॉ ने मना किया है, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ का मतलब कि लॉ ने स्पेसिफिकली मना तो नहीं किया लेकिन आप उसको घुमा करके लूपहोल निकाल के करने की कोशिश कर रहे हो। देन इंजरी टू अ पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सिविल इंजरी भी हो सकती है और क्रिमिनल इंजरी भी हो सकती है। अच्छा, इसमें फ्रॉडुलेंट भी आएगा, आई एम सो सॉरी, यहीं पर लिख देता हूं, फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट भी नहीं होना चाहिए, राइट? इसका आशय ये भी नहीं होना चाहिए कि आओ चलो हम दोनों मिलकर किसी और को धोखा देकर के आए।
देन इमोरल नहीं होना चाहिए। इमोरल वैसे तो समाज की स्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन इमोरल का जो लेना देना है वो ज्यादातर सेक्सुअल इमोरालिटी से होता है, राइट? सो डीलिंग विद प्रोस्टिट्यूट्स, अडल्ट्री, इंटरफेयरिंग इन मैरिजेस, ये सारी ही चीजें इमोरालिटी के अंतर्गत आती हैं। देन अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, जिसमें एक विशेष समूह को या पब्लिक को अफेक्ट पड़ रहा हो नेगेटिव तरीके से, उसको हम कहते हैं अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अब अनलॉफुल, इन सबको अनलॉफुल कहेंगे। जो भी अनलॉफुल है वो वॉइड होगा, जो भी अनलॉफुल है वो वॉइड होगा। अब सेक्शन 24 क्या कहता है? अगर आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते तो पूरा अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छा केस है, एलिस मैरी हिल वर्सेस विलियम क्लार्क। कहा था कि हम तुम्हें 750 रुपए देंगे, 750 पाउंड देंगे, उसके बदले में आपको घर की साफ सफाई भी करनी है और अडल्ट्री भी करनी है। ये सर्टिफाई नहीं किया था, स्पेसिफाई नहीं किया था कि सफाई का कितना और अडल्ट्री का कितना, क्योंकि सेपरेबल नहीं थे, इसलिए पूरा का पूरा अग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड हो गया। सेक्शन 57 रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की बात करता है। कहता है कि अगर मान लीजिए आप मेरे घर का किराया दे रहे हैं 15,000 रुपए, और मैंने कहा कि चलो इस 15,000 रुपए में एक और ट्विस्ट डालते हैं कि अगर तुम मेरे घर पे जुआ खिलवाओगे लोगों को तो किराया बढ़कर के 20,000 रुपए हो जाएगा। तो जो सेकंड पार्ट है उसको सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेट करके वॉइड कर दीजिए। पहला वाला पार्ट लॉफुल है, लीगल है, उसको एनफोर्स कर दीजिए। 58 टॉक्स अबाउट ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस। ऑल्टरनेटिव एक ही व्यक्ति देता है। आप मुझे 10,000 रुपए दे रहे हैं, उसके बदले में कह रहा हूं 10,000 रुपए के बदले या तो मैं आपको गेहूं दे दूंगा 10,000 के, या 10,000 के ड्रग्स दे दूंगा। तो इसमें अब क्योंकि सेपरेट किया जा सकता है तो ड्रग्स वाला पार्ट हटा करके वॉइड कर दिया जाएगा और दूसरा वाला पार्ट वैलिडेट कर दिया जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी में क्या क्या आएगी? तीन चीजें, मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड। मेजर के बारे में समझिए, मेजर एज पर ओन लॉ होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यूएस सिटीजन है तो वहां पर मेजोरिटी की जो एज है उसके हिसाब से उसको मेजर होना जरूरी है। सिर्फ इंडिया के हिसाब से मेजर होने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया में एज ये 18 साल है। इसके तीन जरूरी केसेस है, मोहरी बीबी धर्मदास घोष, लेस्ली वर्सेस शील एंड खानगुल वर्सेस लाका सिंह। लेस्ली वर्सेस शील में डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रेसेबिलिटी की बात की गई है, यानी कि रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स व्हेन रीपेमेंट बिगिंस, यानी कि जब पैसे देने की बात आएगी तो माइनर की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। खानगुल वर्सेस लाका सिंह में कहा था कि नहीं भाई, हर चीज रिकवर की जा सकती है, माइनर के एस्टेट से की जा सकती है, भले हम उसको पर्सनली लायबल ना ठहराएं। फिर माइनर को पार्टनरशिप में डाला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, उसको लॉसेस की लायबिलिटी उतनी ही रहेगी जितना कि उसको प्रॉफिट मिल रहा है। माइनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकता है, सिर्फ दूसरों को बाउंड करने के लिए, खुद को बाइंड करने के लिए नहीं। देन सेक्शन 68 में नेसेसिटी सप्लाई करने की बात की गई है। अगर माइनर को या अनसाउंड माइंड के किसी व्यक्ति को नेसेसरीज सप्लाई की गई है जो उसकी जिंदगी में जरूरी है और उसके पास ये नेसेसरीज नहीं थी, तो ऐसे केसेस में वो नेसेसरी सप्लाई करने का रीइंबर्समेंट आप उसके एस्टेट से ले सकते हो। अगेन उसकी पर्सनल लायबिलिटी यहां पर भी जीरो होती है। नाश वर्सेस इनमैन का केस था, यहां पर 5 फैंसी वेस्ट कोट दिला दिए गए थे और कहा था कि यह जरूरी नहीं था इस व्यक्ति के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज साउंड माइंड। साउंड माइंड में है कि लूनेटिक साउंड इंटरवल्स में जब भी होता है, लूनेटिक यानी जो पागलपन के दौरे आते हैं जिस व्यक्ति को, ये जब जब साउंड माइंड में होगा, जब साउंड इंटरवल्स में होगा तभी अग्रीमेंट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। साउंड माइंड के दो पैरामीटर्स हैं चेक करने के लिए, क्या क्या? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एबिलिटी टू मेक अ रैशनल जजमेंट। ये दोनों चीजें अगर फुलफिल हो रही हैं तो साउंड माइंड का है, ये दोनों फुलफिल नहीं हो रही हैं, एक भी फुलफिल नहीं हो रही है तो साउंड माइंड का नहीं है और उसको अग्रीमेंट करने की इजाजत नहीं है। फिर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड कौन होते हैं? इंसॉल्वेंट, कॉन्विक्ट्स अंडरगोइंग सेंटेंस, फॉरेन डेलीगेट्स जिनको इम्यूनिटी मिली हुई है, वगैरह वगैरह। ऑलराइट, इनके ऊपर हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि आप अग्रीमेंट्स में एंटर नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू कंसेंट। कंसेंट सेक्शन 13 में दो मैक्सिम्स हम देख सकते हैं, कंसेंसस एड आइटम और एसेंशियो मेंटिस। इसका मीनिंग सेम है, यानी मीटिंग ऑफ द माइंड्स, राइट? अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्या बोला? अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी मीटिंग ऑफ द माइंड। सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट की बात की है। देखो मैंने एक बहुत बड़ा चार्ट सा बना दिया है, इस चार्ट को अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे ये संभव हो पाता है तो मैं इसके पीडीएफ बना करके देने का प्रयास करूंगा, पर अगर नहीं संभव हो पाता है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज अ वेरी एलाबोरेटिव चार्ट एंड येट बहुत समराइज मैनर में इसको बहुत मेहनत से लिखा है मैंने, ठीक है? CUFMM, कफम का प्रिंसिपल जो होता है, यानी कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। कोवर्जन एक्ट होगा, थ्रेट होगा, आईपीसी द्वारा फॉरबिडन होगा, इंटेंशन होना चाहिए कि ये व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, या फिर प्रॉपर्टी को डिटेन या थ्रेट टू डिटेन करने का यहां पर सिस्टम होना चाहिए। इंटेंशन यही रहेगा, ठीक है? तभी हम कहेंगे कि यहां पर कोवर्जन हुआ है। कोवर्जन के बाद दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में होती है एक डोमिनेंट पोजीशन, उसका इस्तेमाल करके अनफेयर एडवांटेज लेना पड़ेगा। तीन चीजें, डोमिनेंट पोजीशन यूज करना, अनफेयर एडवांटेज लेना। डोमिनेंट पोजीशन कैसी हो सकती है? रियल अथॉरिटी, अपैरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील करना जिसकी मेंटल कैपेसिटी थोड़ी अफेक्टेड है, चाहे परमानेंटली चाहे टेम्परेली।
रियल अथॉरिटी, अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। रियल अथॉरिटी का मतलब होता है जहां पर लीगली आप बाउंड हो इस व्यक्ति की बात मानने के लिए। अपेरेंट अथॉरिटी मतलब आप लीगली बाउंड तो नहीं हो, पर इस व्यक्ति का एक अथॉरिटी तो है, ये कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ कर सकता है। फिड्यूशियरी रिलेशन यानी वो रिलेशन जो ट्रस्ट पर बेस्ड होती है, गुरु चेला, अटॉर्नी क्लाइंट, डॉक्टर पेशेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। एफ यानी फ्रॉड। फ्रॉड में खुद कर सकते हैं, एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिली भगत करके कर सकते हैं। इंटेंशन है या तो डिसीव करने का या फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने का। डेलिबरेट लाई, जानबूझ के झूठ बोलना। एक्टिव कंसीलमेंट, कोशिश करके किसी बात को छुपाना। तीसरा है प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। कोई अदर एक्ट जो इस तरीके का है, जो इससे मिलता जुलता है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं सोलर पावर्ड कपड़े सुखाने का यंत्र आपको दूंगा और मैं आपको एक रस्सी ला करके दे दूं कि बाहर टांग दो, सो दैट इज एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, देन लॉ जिसको बोलते हैं फ्रॉडुलेंट है। इसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंसेस, राइट, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। साइलेंस जनरली फ्रॉडुलेंट नहीं होता है अनलेस देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, या फिर द साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। ड्यूटी टू स्पीक कब होता है? जब चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो या फिर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो जाए, तब कहते हैं कि भाई आपने साइलेंटली भी फ्रॉड किया है। मिस रिप्रेजेंटेशन इज फ्रॉड माइनस इंटेंशन। मिस्टेक दो तरीके की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर दो पार्टीज करती हैं तो दोनों पार्टीज करती हैं तो वॉइड हो जाता है, सिंगल पार्टी करती है तो वॉइड नहीं किया जा सकता है उसको। मिस्टेक ऑफ लॉ भी दो तरीके का होता है, फॉरेन लॉ और इंडियन लॉ। फॉरेन लॉ को मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि देखा जाएगा एक पार्टी ने किया है या दो ने। इंडियन लॉ की जो मिस्टेक है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, इसमें जो जरूरी केसेस हैं वो है रंगनायक अम्मा वर्सेस अलवर सिटी। इसमें एक महिला से जबरदस्ती एक बच्चे को अडॉप्ट करवाया गया था, इफ यू रिमेंबर। चिक्कम अम्मेराजू वर्सेस चिक्कम सेशम्मा की एक व्यक्ति ने अपने आप को मारने की धमकी दी थी और कहा था कि कोर्जन है। डेयरी वर्सेस स्पीक, जहां पर एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया था विदाउट हैविंग द कंप्लीट परमिशंस। देन श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जहां पर साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड को कोर्ट ने डिटेल में डिस्कस किया था। सेक्शन 19 और 19A वॉइड और वॉइडेबल पार्ट की बात करते हैं। चलो मूविंग फॉरवर्ड। रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, लीगल प्रोसीडिंग हो सकता है। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26 में दिया है। माइनर के अलावा अगर छोटे से छोटा सा भी रेस्ट्रेंट है कि सिर्फ इससे शादी मत करो, सिर्फ इस कास्ट में शादी करो, वो सारी ही चीजें पूरी तरीके से वॉइड हैं। इसमें सबसे फेमस केस है राव रानी वर्सेस गुलाब रानो, जिसमें दो महिलाओं ने अग्री किया था कि देखो अगर हम में से कोई शादी करेगा तो जो डेड हस्बैंड है उसकी प्रॉपर्टी पर से हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा ना। इसमें ये चीज कही गई थी कि आपको शादी करने से नहीं रोका जा रहा है, प्रॉपर्टी लेने से रोका जा रहा है। एंड दिस इज हाउ ये केस डिसाइड हुआ था, राइट। ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 में दिया है। सेक्शन 27 में रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड में भी यही चीज है, हम छोटे से छोटा भी अगर कोई एक्सेप्शन लगाते हैं, छोटे से छोटा भी कोई रेस्टोरेंट लगाते हैं तो वो गलत है। इसमें सबसे फेमस केस है नॉर्डनफील्ड, उस पर अभी आएंगे। पहले एक्सेप्शंस देखो। एक्सेप्शंस में लेजिस्लेटिव एक्सेप्शंस है आईसीए। आईसीए में एक्सेप्शन दिया है सेल ऑफ गुडविल का, जिसमें नॉर्डनफील्ड केस आता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी गुडविल बेच दी है तो जिसको बेची है वो अग्रीमेंट कर सकता है कि मैं जो गुडविल बेच रहा है वो उसके कंपटीशन में नहीं उतरेगा एक स्पेसिफाइड लोकल लिमिट तक, एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट तक, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने गुडविल खरीदने में इतना पैसा लगाया है, इट शुड नॉट गो फ्यूटाइल। आईपीए यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स के ऊपर बहुत सारे बंदिशें लगाई गई हैं कि जब तक आप पार्टनर हो, छोड़ने के बाद, डिसोल्यूशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद कुछ समय तक आप नई पार्टनरशिप नहीं खोल सकते एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के कंपटीशन में। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तीन टाइप के हैं, ट्रेड कॉम्बिनेशन, सॉलस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ट्रेड कॉम्बिनेशन यानी कि जो यूनियंस आपस में एग्री कर लेते हैं कि चलो हम इस तरीके से डिस्कस कर लेंगे एंड दिस इज हाउ वील बी रनिंग आवर बिजनेस। सॉलिस यानी एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट, इसमें कोका कोला कंपनी वर्सेस गुजरात बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक केस आता है। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस यानी आप अगर मेरे यहाँ पर नौकरी कर रहे हो तो उतने समय के लिए मैं बिल्कुल आपको रोक सकता हूं कि आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो, मेरे कंपटीशन में मत करना। एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 28। एक्सेप्शंस में दो चीजें आती हैं, पहला आता है मीडिएशन, दूसरा आता है आर्बिट्रेशन, राइट। आप कहेंगे सर मीडिएशन तो लिखा ही नहीं है, लेटेस्ट एक्ट है, अपडेट हो चुका है, मीडिएशन उसमें ऐड किया जा चुका है। मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन को एक्सेप्शन यहां पर काउंट किया गया है। ऑलराइट, नाउ वेजर। वेजरिंग के जितने एग्रीमेंट होते हैं पूरी तरीके से वॉइड होते हैं। सट्टेबाजी अलाउड नहीं है, गैम्बलिंग अलाउड नहीं है। इसमें सबसे फेमस केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। वेजरिंग में यह होना जरूरी है कि एक व्यक्ति को फायदा हो और दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो। दोनों को नुकसान हो रहा है या सिर्फ एक को फायदा हो रहा है तो इसकी कोई भी वेजर की परिभाषा में आने की संभावना नहीं है। देन कमिंग टू 31 टू 36। 31 टू 36 हमारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। 31 बताता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी कि डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। 32 हैपनिंग, 33 नॉट हैपनिंग। यहां देख लो, ए बी सी तीन लोग हैं,
नदी है, यहाँ नाव है। अगर ये कहा गया है कि अगर नाव आ गई तो ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर नाव नहीं आई तो ए और सी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला वाला जो है वो 32 है, दूसरा वाला जो है वो 33 है। इसमें अगर आपने टाइम लिमिट लगा दिया ना, यहाँ जोड़ दिया कि अगर नाव एक हफ्ते में आ जाती है तो, राइट, या एक हफ्ते में नहीं आती है तो फिर वो सेक्शन 35 हो जाता है। 34 है लिविंग पर्सन का फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। ऑलराइट, इसमें कहा है कि कोई भी डिविएंट एक्ट अगर जरा सा भी इधर उधर हो गया तो हम पूरे एग्रीमेंट को वॉइड कर देंगे। ए और बी को शादी करनी थी, ये कहा था कि ए और बी शादी करेंगे तो ए और बी के माता पिता अपना बिजनेस जोड़ लेंगे। बी ने कहीं और शादी कर ली, अब उनका बिजनेस नहीं जोड़ा जाएगा, वो अग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड हो गया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाद में उनका डिवोर्स हो सकता है और ये फिर से शादी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बट वो अग्रीमेंट पुराना वाला जो है वो वहीं के वहीं खत्म हो चुका है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन 36, डिपेंड्स अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट, की कोई मेरा एक्ट पॉसिबल है पर वो निर्भर करता है किसी ऐसे इवेंट पर जो अपने आप में इम्पॉसिबल है। उसके बारे में अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 56 के संदर्भ में। नाउ परफॉर्मेंस 37 टू 75, बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारे आखिरी चरण में से एक है। 37 टू 75 कौन से एग्रीमेंट परफॉर्म होने हैं? 37 टू 39 दिया है, परफॉर्म कर सकते हैं या फिर ऑफर दे सकते हैं परफॉर्म करने का। क्या होना चाहिए? अगर आप ऑफर दे रहे हो परफॉर्म करने का तो अनक्वालिफाइड होना चाहिए, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू सी होना चाहिए कि सही से परफॉर्म हो रहा है या नहीं, एंड एबल एंड विलिंग होना चाहिए उस व्यक्ति को जो परफॉर्मेंस दे रहा है। कौन परफॉर्म करेगा? खुद कर सकते हैं, एजेंट कर सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि भाई आप ही को परफॉर्म करना है तो आप ही को करना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ नहीं कहा है तो अन्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। देन कब और कहां परफॉर्म होगा? तो देखो तीन चीजें याद रखना। रीजनेबल जगह, यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस, इन जगहों पर होगा। जहां पर एप्लीकेशन की बात हुई है वहां प्रोमिसर की जिम्मेदारी है पता करने की, जहां एप्लीकेशन की बात नहीं हुई है वहां प्रोमिसी की जिम्मेदारी है बात पता करने की। अब आप इन सबको पढ़ोगे तो आपको बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। रेसिप्रोकल प्रॉमिस 51 टू 58 में है, बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी नहीं है। देन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स 59, 60, 61, इसको क्लेटन्स रूल भी कहते हैं। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने बहुत सारे उधार लिए हैं दूसरे व्यक्ति से और अब वो चुकाने जा रहा है तो पहली प्रेफरेंस अप्रोप्रिएशन में दी जाएगी, जैसा कि डेटर बोले। अगर मैं कहता हूं ये लो तुम्हारे उस उधार के पैसे, तो मेरी बात को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर मैंने कुछ नहीं बोला है तो जैसा क्रेडिटर बोले, अगर दोनों ने कुछ नहीं बोला है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO का प्रिंसिपल लगेगा। जो उधार पहले आया वो उधार पहले डिस्चार्ज किया जाएगा। कौन से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है? 62 से 67 में दिया है। नोवेशन, रिस्ट्रिक्शन, ऑल्टरेशन, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, सेटिस्फैक्शन, किसी भी एग्रीमेंट में किसी प्रकार का चेंज कर दिया है, उसका नेचर चेंज कर दिया है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करने की जरूरत अब नहीं है, नए वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको अभी भी परफॉर्म करना पड़ेगा। देन कमिंग टू नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट लुक लाइक इट, इनको क्वेज़ी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बोलते हैं। 68 से 72 में दिए हैं, 68 हम डिस्कस कर चुके हैं। 69 में है अगर किसी और का पेमेंट है, आई एम इंटरेस्टेड इन इट, मैंने पेमेंट कर दिया तो फिर मुझे अधिकार है उससे रिकवर करने का। 70 एंड 72 यहां पर मिस्टेक की बात हुई है, मुझे किसी व्यक्ति को सामान देना था किसी और को दे दिया, रीइंबर्समेंट मिल सकता है। किसी को सामान देना था गलती से 2 बार दे दिया, रीइंबर्समेंट मिल सकता है। 71 टॉक्स अबाउट फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, उसकी जिम्मेदारी वैसी होती है जैसे कि एक बेली की जिम्मेदारी होती है, एंड दैट्स अबाउट इट। नॉन परफॉर्मेंसेस 73 टू 75, अब यहां पर आ जाओ। 73 टू 75 वाला पार्ट पहले करते हैं। 73 अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा नुकसान हुआ है आपके ब्रीच की वजह से मुझको, तो फिर रीजनेबल एंड फोर्सिएबल जितना भी नुकसान की भरपाई है वो की जा सकती है। सबसे जरूरी केस है हार्डली वर्सेस बैक्सेंडेल। देन 74 लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है, जहां पर हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि कितना अमाउंट दिया जाएगा। प्राइवेट पार्टी है तो जितना अमाउंट डिसाइड किया है उस अमाउंट तक कुछ भी दिया जा सकता है। गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट हो रहा है तो दो तरीके का हो सकता है, तो जनरल नेचर का हो सकता है, फिनाइल का अग्रीमेंट, स्टेशनरी का अग्रीमेंट, उसको प्राइवेट जैसे ही ट्रीट करेंगे। बट पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर कोई है, कोई ऑफिस आप संभाल रहे हो या फिर कोई बेल बॉन्ड आप भर रहे हो, तो उसमें पूरा का पूरा अमाउंट आपको जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। 75 में राइटफुल रेस्ट्रिक्शन की बात की है। अगर मेरे पास अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता हूं, कर देता हूं, तो फिर मुझे कॉम्पनसेशन मिल सकता है अगर मुझे कोई भी नुकसान हुआ है तो। सेक्शन 55 बात करता है अग्रीमेंट्स जो कि टाइम एसेंशियल होता है या नहीं होता है। अगर टाइम एसेंशियल है और टाइमली परफॉर्म किया तो कोई दिक्कत नहीं। टाइम एसेंशियल है और डिले कर दिया तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो और उसको अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप साइलेंटली भी एक्सेप्ट कर सकते हो और उसी टाइम पर आप नोटिस दे सकते हो कि भाई इसका मैं कॉम्पनसेशन लूंगा। ये नोटिस ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। टाइम अगर एसेंशियल नहीं है और रीजनेबल टाइम में परफॉर्म किया, ऑल गुड। डिले हो गया तो वॉइडेबल नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी लॉस हुआ है तो कॉम्पनसेशन देने का यहां पर हमें लेने का हमें अधिकार होता है। सेक्शन 56 यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या एक्ट विच इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ।
अगर पैराग्राफ 1 कहता है कि अगर कोई ऐसा एक्ट करने की बात कर रहे हैं जो अपने आप में इम्पॉसिबल है, जैसे हवा में उड़ के दिखाऊंगा, पानी पे चल के दिखाऊंगा, तो वो सारी चीजें अपने आप में वॉइड है। फ्रस्ट्रेशन तब होता है जबकि कॉन्ट्रैक्ट होता वैलिड है, वहां उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पर बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, बिकॉज ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, वो इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करना। पार्टी की डेथ हो गई, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, वॉर हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी लॉ में चेंज, राइट, इन सारे कारणों से ऐसी संभावना रहती है कि अब हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट इज योर सेक्शन 1 to 75. नाउ आई थिंक अबाउट 25-26 मिनट्स हमें लगे। मैंने इतनी स्पीड में बोला, आप कहोगे सर इतनी स्पीड में हम बोल नहीं पाते। इतनी स्पीड में पढ़ तो पाते हो, राइट? मैंने स्पीड में इसीलिए बोला क्योंकि अगर मैं इतनी स्पीड में बोल सकता हूं तो आप इतनी स्पीड में पढ़ तो आराम से सकते हो या सुन आराम से सकते हो, राइट? दैट्स ऑल यू नीड टू डू। अगर 20 से 25 मिनट में हम इतना कर सकते हैं तो इन लेस देन 1 आवर, इन लेस देन 1 आवर या रादर लेस देन 45 मिनट्स हम पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर सकते हैं। और इससे जल्दी रिवीजन आपको नहीं मिलने वाला। दिस इज 30 मिनट्स और लेस। ऑलराइट, सो वेल, इसमें हम लोगों ने केसेस डिस्कस कर लिए, हमने मैक्सिम्स डिस्कस कर लिए, हमने एसेंशियल्स डिस्कस कर लिए, हमने जरूरी सेक्शंस डिस्कस कर लिए। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं बचा जो पूरी तरीके से छूट गया हो, राइट? ये रिवीजन ऑब्वियसली डिटेल्ड रिवीजन जैसा नहीं है। डिटेल्ड रिवीजन में आपको बहुत समय अपना देना पड़ेगा, जो इनिशियली आपको करना भी चाहिए। ये सब्स्टिट्यूट भी नहीं है आपकी पढ़ाई का। आपको बाकायदा 3-3, 4-4 घंटे लेकर के डेली पढ़ना पड़ेगा और कई क्लासेस के बाद आपको समझ में आएंगी ये सारी की सारी चीजें। इनकी डेप्थ, इनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी। ये एक ट्रेलर हो सकता है या फिर एक रिफ्रेशर हो सकता है, लेकिन ये इतना छोटा है कि आपका टाइम बहुत बचाएगा। तो अगर प्रीलिम्स के पहले की तैयारी करना चाहते हो या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, कम समय में ज्यादा रिवाइज करना चाहते हो, तो ये वीडियो सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। Do let us know in the comments what do you think about this. Subscribe to our channel and share this with all those जिनके एग्जाम पास आने वाले हैं। Thank you so much.